तो नमस्कार, मैं मनोज सुराजी। आज की वीडियो इन मायनों में महत्वपूर्ण है कि आज की वीडियो में मैं खाका बताऊंगा कि आगे किस तरह की वीडियोज आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ जो श्रम कानून है, नए कोड है, लेबर कोड है, 4 लेबर कोड है, उनसे रिलेटेड एक वीडियो है। ये असल मुद्दा तो 4 लेबर कोड ही है, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको मेरे चैनल पर क्या क्या मिलेगा। नई साल आने वाली है, 2026 आने वाला है। पेंशनर्स बहुत उम्मीद करते हो आपके मनोज कुछ बहुत दिन से आपके लिए कुछ वीडियो नहीं बनाई है, तो आपके लिए भी कुछ वीडियो लेके आऊँगा। तो सबसे पहले पेंशनर्स आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, आंगनवाड़ी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, इसके साथ साथ आदिवासियों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए वीडियो लेके आऊँगा, इसके असम के लिए वीडियो लेके आऊँगा, मणिपुर के लिए वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन इन सब वीडियोस के बीच में जो करंट अफेयर्स है उस पर भी बात करेंगे। एक बात और मैं बता दूं आपको कि मनरेगा पर भी एक वीडियो मेरी पेंडिंग है। जो मनरेगा और जी राम जी जो नई योजना है उसका तुलनात्मक अध्ययन भी हम करेंगे, एक वीडियो बनाऊँगा, पूरी डेडिकेटेड वीडियो। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को बताने से पहले एक और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो शायद आज या कल में मिल जाएगी आपको, और ये सीरीज होगी वीडियो की, उस विषय पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुख्य मुद्दे हैं, जैसे पेंशनर की बात है, वो लगातार मेरे ध्यान में है। शीतकालीन सत्र भी गुजर गया है और आने वाला सत्र जो है, बजट सेशन है, वो भी ऐसे ही ना गुजर जाए। कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसी योजना बनाई जाए जिससे कम से कम पेंशनर्स का मुद्दा हाईलाइट हो और पेंशनर्स की बात मानी जाए। ये सब पर भी काफ़ी मंथन चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो अब ये वीडियो एक सीरीज नहीं शुरू कर रहा हूँ, ये सीरीज जो भी शुरू कर रहा हूँ ये मोस्ट प्रोबेबली इसी साल में ख़त्म हो जाएगी, 2025 में। इसमें 4-5 वीडियो होंगी और ये वीडियो इसलिए मुझे बनानी पड़ रही है, शायद ये मज़दूरों से सरोकार ना रखती हो, पेंशनर से सरोकार ना रखती हो, आंगनवाड़ी से, आशा वर्कर से और मेरे आदिवासियों से सरोकार ना रखती हो, लेकिन ये हम सब से सरोकार रखती है और हम सब की आस्थाओं से सरोकार रखती है। तो ये वीडियो मैं बनाऊंगा। इससे जो अगली वीडियो होगी वो एक बहस हुई है आज एक चैनल पर, जिसमें सौरभ द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहस की, और जिसमें जो हमारे बहुत कहते हैं ना शायर किस्म के व्यक्ति हैं और एक मौलवी के बीच में बहस हुई है, और इस जावेद अख्तर साहब के बीच में और एक कोई मौलवी उसके बीच में बहस हुई है। डज गॉड एग्जिस्ट, ये टॉपिक है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है। तो इस विषय पे बहुत गर्मा गर्म बहस हुई, 2 घंटे की, और पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो उस विषय पे मैं बात करूंगा। जो आगे सीरीज होगी वो पूरी, तो उस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस होंगे। एक वीडियो तो होगा डज गॉड एग्जिस्ट, इसका मूल्यांकन करूंगा मैं, समीक्षा करूंगा कि जावेद अख्तर साहब ने क्या कहा और दूसरे वाले ने क्या कहा। दूसरी वीडियो होगी व्हाट इज गॉड, यानी ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है या भगवान क्या है, उस विषय पे होगी। और तीसरी वीडियो होगी धर्म क्या है, इसमें और भी वीडियो हो सकती हैं, कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। ये सब वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमको अगर ये फंडामेंटल चीज़ें नहीं पता होंगी और समाज कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमें अगर पता होंगी तो कम से कम हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस दुनिया को देखने के लिए वो हमारी ठीक हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि बनाएं और बनाकर आपको आपके सामने प्रस्तुत करें। तो ये एक सीरीज है, ये शायद लीग से हटकर होगी, कुछ अलग। मैं ट्राई भी करता रहता हूँ चैनल पे ऑडियंस को कुछ नया मिले। तो ये कुछ कहेंगे स्पिरिचुअल हो गई वीडियो या धार्मिक हो गई, ये स्पिरिचुअल धार्मिक नहीं है, बस एक चीज़ें हैं, क्योंकि ये जीवन में सब चीज़ें चलती रहती हैं, सब प्रश्न सबके दिमाग में चलते रहते हैं, मेरे भी दिमाग में चलते रहते हैं। तो जो प्रश्न है उनका उत्तर समाधान खोजने की कोशिश हर इंसान करता रहता है। तो 3-4 दिन में, अगले 3-4 दिनों में या नई साल से पहले ये टॉपिक ख़त्म कर दूंगा, और इस टॉपिक के बाद सीधा हम लोग अपना मनरेगा का टॉपिक करेंगे। मनरेगा बीच में आ सकती है वीडियो, मनरेगा का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी नया बिल पास हो गया है, जी राम जी बिल, तो उसकी, और इसके साथ साथ 4 लेबर कोड का मैं वीडियो बनाई थी। मैंने 4 वीडियो बना चुका हूँ अब तक। एक वीडियो तो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, बाकी 3 वीडियो 3 जो कोड थे उस पर है। आज चौथे कोड की बात करेंगे
और उस विषय पे बनाएंगे, और बीच में पेंशनर्स की भी वीडियो आएंगी और सब अलग अलग विषयों पर आएंगी। 2026 पूरा आप लोगों ने जिस तरह से चैनल को प्यार दिया है उसी तरह प्यार बरकरार रखिए। 2026 में बहुत कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कुछ और रिसर्च करके थोड़ा और गहराई से बात कर पाऊँ, जिससे आपका और मेरा कनेक्शन अच्छा बने। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो चौथा कोड है, लेबर लेबर कोड की हम बात कर रहे हैं। तो लगातार हमने 3 वीडियो जो हमने बनाए थे, देखिए उसमें चौथा एक वीडियो रह गया था, और काफ़ी बीच में क्योंकि सेशन चला, पार्लियामेंट चल रही थी, और जो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, जंतर मंतर पर धरने भी बहुत थे, तो बिजी था इसलिए, क्योंकि इस ऐसी वीडियो में समय लगता है। तो ये सीरीज का लास्ट वीडियो रह गया था। 3 वीडियो मैंने बनाए थे नए श्रम कानूनों पर, जो नए लेबर कोड थे उन पर बनाए थे, और तीनों वीडियो आपने बहुत पसंद किए और अपनी बहुत गहराई से बात रखी, और आपने भी बात की उसमें। चाहे तीनों लेबर कोड के, चाहे कोई भी बात रही हो, मजदूरों से जुड़ी हुई, पेंशनर से जुड़ी हुई, आपने बहुत पसंद किया। लेकिन अब जो चौथा कोड है, इस चौथे कोड के बारे में हम बात करेंगे। तो इस चौथे कोड की जो नाम है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इसको लागू कर दिया सरकार ने, तो इस विषय पे बात करेंगे। और लगभग 1 महीना हो गया इस वीडियो को, तो ये 4 कोड में से अंतिम है, तो इसको भी आज हम बता देते हैं, और इसके बाद फिर हम आगे कोशिश करेंगे कि ये सीरीज ख़त्म करके डज गॉड एग्जिस्ट और ईश्वर वाली सीरीज 4-5 वीडियो उसमें आ जाएंगी, वो हो जाए, मनरेगा पे वीडियो आ जाएगी, वो हो जाए, और पेंशनर के लिए फिर नए सिरे से काम शुरू किया जाए, नॉर्थ ईस्ट और पेंशनर्स के लिए, और बाकी लोगों के लिए चैनल पे नई ऑडियंस जोड़ी जाए, ये सब रहेगा। तो जो हमारा जो चौथा लेबर कोड है वो कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ने से क्या है कि फिर मैं इसकी अपनी तरह से शब्दों से बताने की कोशिश करूँगा ये कह क्या रहा है। तो इसमें है ये संहिता कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य और काम करने की स्थितियों को विनियमित करने के लिए 13 पुराने कानूनों जैसे कारखाना अधिनियम, खदान अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम आदि को समाहित करती है। 13 कानून थे पुराने, तो उन 13 कानून को एक साथ रख दिया गया और ये नया कानून बनाया गया। इसमें क्या है, मुख्य बिंदु और विशेषता क्या है इसकी? एकल पंजीकरण और लाइसेंस। अब नियोक्ताओं को अलग अलग कानूनों के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरे भारत के लिए एकल पंजीकरण और 5 वर्ष की अवधि वाला लाइसेंस प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। पहले क्या था, कहीं से लाइसेंस लो, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात कर रहे हैं कि भैया ये थोड़ा, इसमें मजदूरों का हित नहीं है, इसमें सरकार ने अपनी प्रक्रिया सरल की है। किसके लिए? व्यापारियों के लिए या काम करने वालों के लिए। अभी मजदूरों की बात नहीं हो रही इसमें उनकी बात हो रही है कि इनकी जो काम कराते हैं, काम करने वालों की बात नहीं हो रही है अभी पहले पॉइंट में। दूसरा है कार्य के घंटे ओवर टाइम 8 घंटे, ओवर टाइम मानक कार्य का समय 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया है। ओवर टाइम करने पर श्रमिकों को सामान्य वेतन की दर से दोगुना भुगतान पाने का अधिकार है। अब एक हफ्ते में 48 घंटे कर दिए गए हैं, तो एक हफ्ते में अब 48 घंटे कैसे कराएंगे? क्या 4-5 दिन में पूरे हो जाएंगे? मैंने पिछली वीडियो में बता दिया आपको, तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, वो आप तय करो। लेकिन अब एक हफ्ते में 48 घंटे का काम करने का लिए बता दिया है। महिलाओं को अवसर, महिला श्रमिकों को उनकी सहमति और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति दी गई है। बहुत सारे सेक्टर में तो पहले भी रात में काम करती थी महिलाएं, हॉस्पिटल में करती थी, इधर उधर करती थी। अब कुछ और नए क्षेत्रों में महिलाओं को एंट्री लीगलाइज कर दी गई है। पहले करती होंगी, कुछ और तरीके से करती होंगी, लेकिन अब उनको दे दिया, क्योंकि लेकिन उसकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए महिलाओं को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो रात्रि में काम कर रहे हैं। अवसर की समानता हो गई है तो एक तरह से, ठीक है। मुफ्त स्वास्थ्य जांच, 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के श्रमिकों की नियोक्ता द्वारा साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है। अब एक बार नियोक्ता द्वारा, मतलब ये उसके खर्चे पर होगी, नियोक्ता के खर्चे पर, एक बार वो जांच कराएगा 40 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए, ठीक है। और
अब इसके बाद हम कर लेते हैं इसके सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलुओं पे बात कर लेते हैं। जब हम सकारात्मक पहलू की बात करते हैं तो एक तो ये सरकार करिए व्यापार में सुगमता आएगी। तो व्यापार में सुगमता का मतलब है कि उनके लिए फायदेवर है, जो कि व्यापारी वर्ग है उसके लिए व्यापार में सुगमता आएगी, लाइसेंसी राज कम होगा, इंस्पेक्टर राज कम होगा। तो ये उस व्यापारी के लिए जो छोटा मोटा अपना काम करना चाहता है वो लाल फीता शाही की वजह से अटका रहता है, उसका काम हर जगह पे जाके अलग अलग लाइसेंस लो, उससे अच्छा है कि एक जगह से ले लो। लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर काम करने की बात कर रहे हैं। तो लैंगिक समानता का मतलब ये है कि जो हमारा संविधान की जो आत्मा है उसकी बात कर रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों का डिजिटलीकरण, मतलब हर श्रमिक की जानकारी रखनी पड़ेगी। तो प्रवासी श्रमिक है उसका डिजिटलीकरण होगा, यानी अब हर व्यक्ति रडार पे आ जाएगा, ये काम कर रहा है तो अगर अब तो पता ही नहीं लगता था कि किसने आदमी कितने रख रखे थे, कहाँ रख रखे थे, किधर रख रखे थे। कम से कम वो चैनलाइज हो जाएंगे और रडार पे आ जाएंगे। और स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक की बात कर रहे हैं, जैसे खदानों में इधर उधर ऐसा काम कराया जाता था जिसमें आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाता था, फेफड़े खराब हो जाते थे इधर उधर, और वो मानक पूरे नहीं होते। तो नए मानक तय किए जाएंगे और स्वास्थ्य की जांच 40 साल के बाद एक बार कराना जरूरी होगा नियोक्ता द्वारा। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि ये बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है। तो ये चीज़ें तो अब ये इनकी जिम्मेवारी भी तय हुई है, लेकिन अब और भी इसकी जो चैलेंजेज हैं और या इसकी जो कमियां हैं वो मुझे ऐसा लगता है छोटे संस्थानों को छूट। नई संहिता में कई प्रावधानों में केवल उन संस्थानों पर लागू हो रहे हैं जहां श्रमिकों की संख्या नित सीमा जैसे 10-20 से अधिक है। छोटे कारखानों में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों को लाभों को दायरे से बाहर हो सकते हैं। कहने वाली बात है कि असंगठित क्षेत्र के ऊपर ये लागू होता नहीं है, या जिसके पास 2, 4, 5 लोग हैं उसके पास लागू नहीं होता। एक तरह से पहले भी नहीं होता था, लेकिन अभी 10 या 20 का जो भी हिसाब किताब है 20 पे EPFO में रजिस्टर्ड हो जाता था, उसके ऊपर ही ये सब चीज़ें लागू होंगी, उससे नीचे नहीं होंगी। तो एक तरह की ये भी इसको भी देखा जाना चाहिए था कि कहीं काम कर रहा है मजदूर तो मजदूर है, चाहे 2 कर रहे हो चाहे 4 कर रहे हो, तो उनके लिए भी छोटे स्तर पर भी बहुत खतरनाक काम होते हैं। जैसे कि कोई ठेकेदार है वो पेंटिंग करा रहा है और 2-3 आदमी लेबर रख रखी है, वो ऊपर रस्सी बांध के लटका रखा है उसको, तो उसके लिए क्या, वो व्यक्ति के साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ मानक तय किए जाने चाहिए थे कि भाई ये काम करोगे, ठीक है। और एक और चीज़, ओवर टाइम की बढ़ती सीमा। ओवर टाइम के घंटों में वृद्धि की अनुमति देने से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो कहता ना एक किसी उद्योगपति ने या एक व्यापारी ने कह दिया था कि घर में क्या करते हो, अपनी बीवी का चेहरा देखते रहते हो, आओ और काम करो। तो ये जो ओवर टाइम, आदमी तो अपने स्वास्थ्य की परवाह, वो तो कमाने में लगा हुआ है, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी हद से ज़्यादा काम करने लगता है और लिमिट से ज़्यादा करता है, बीमार पड़ जाता है। जिसको पता है वो तो नहीं करता, जो समझदार है, लेकिन कुछ लोग अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करते हैं, वो अपने काम में भी अगर ज़्यादा करेंगे तो बीमार पड़ जाते हैं। तो सरकार ने अगर ओवर टाइम बढ़ाया है तो लोग बीमार भी पड़ सकते हैं अगर वो इस चीज़ को ना समझें, तो उनका जो थोड़ा सा पैसे के चक्कर में बहुत बड़ा उनका नुकसान हो सकता है स्वास्थ्य के लिए। तो ये बात ये कही जा रही है। सबसे बड़ी बात है श्रमिक संगठनों की कमजोर भूमिका की बात हो रही है कि विवाद निपटाने के लिए प्रक्रियाओं में हड़ताल पर जाने के नियमों के कारण श्रमिक संघों को सौदेबाजी करने की शक्ति कम हो सकती है। पहले जो यूनियंस थे वो काफ़ी कुछ श्रमिकों के अधिकार दिला देते थे, प्रोटेस्ट करते थे, हड़ताल की बात करते थे। ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो रही हैं। मैं ये तो नहीं कहता ख़त्म हो गई, लेकिन काफ़ी हद तक ये कम हो रही हैं। इस वजह से मुश्किल हो सकती है। और कार्यान्वयन में चुनौती। भारत जैसे विशाल देश में जहां अधिकांश श्रम आधार असंगठित हैं, नियमों को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करना एक बड़ी चुनौती है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है, तो जो संगठित है उस पर तो नियम लागू कर सकते हो, लेकिन जो असंगठित है वहाँ ये नियम चल नहीं पाएंगे। वो तो अपने ही नियम चलते हैं, वहाँ तो एक नेचुरल व्यवस्था होती है। और ऐसा नहीं कि असंगठित क्षेत्र में सरकार से कम वो मिलता है, पैसा मिलता है, या वो सब शोषण ही करेगा मजदूर का। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको मालिकों ने घर दे रखा है रहने के लिए, वो उनको बदलते नहीं। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उनके विश्वास पात्र होते हैं। जैसे कुछ सेक्टर ऐसे, जैसे ज्वेलरी का सेक्टर है, वहाँ विश्वास की बड़ी महत्ता होती है। जो व्यक्ति उनके पास है उसको इतनी सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि
वो ट्रस्ट की बात है। वो जहाँ पे वैल्यू है उसके काम की, वहाँ पर वो अपने आप ही सब कुछ करता है, उसका बीमा भी कराता है, उसको हो सके तो व्हीकल भी देगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ही सुनिश्चित कर सकती है मजदूरों का, प्राइवेट सेक्टर या असंगठित क्षेत्र में भी बहुत लोग ऐसे हैं। अगर आप में वैल्यू है, अगर आप काम के हो, तो सब लोग आपका कद्र करेंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ कि अपने अंदर वैल्यू पैदा करो। अगर आपके अंदर वैल्यू नहीं है, आप अकुशल हो, अगर आप कुशल रहेंगे आप, तो फिर आपको आपकी मांग रहेगी मार्केट में। आपको स्किल सीखनी चाहिए, आपको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। और आप किसी भी संस्थान पर बोझ की तरह नहीं, संस्थान की एसेट्स की तरह अगर आप होगे, तो फिर ये जो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन पर। तो चाहे आप वो नियमित कहते हैं ना कि एक वो कर दिया गया कि फिक्स टर्म कर दिया गया है, फिक्स टर्म से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप काम के हो तो कोई आपको नहीं निकालेगा। कोई अपने काम के एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता, बस ये है। और अगर आपको वो खोएगा तो कोई दूसरा आपकी तैयार बैठा होगा और आपके फायदे के लिए आपको नौकरी पे रख ही लेगा। जैसे कि और मजदूरों के सेक्टर को छोड़ दो तो लोग स्विच करते हैं नौकरी अपनी मर्जी से, और दूसरी जगह जहां उनको ज़्यादा पैसा मिलता है वहां काम करते हैं। तो अब ऐसा ही नहीं है कि भाई मजदूर ही एक ऐसा रहता है जिसको जो ये कहता है कि हम एक ही जगह करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो या तो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, उस काम के लिए वही काम आता है, उसे दूसरा काम नहीं आता, या फिर वो उतना स्किल नहीं होता, इसलिए वो मांग करता है अपनी सुरक्षा की। अगर वो कामयाब होना है, अगर मजदूर को कामयाब होना है, तो मजदूरी के साथ साथ कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मजदूरी से छुटकारा पाए और मालिक बन जाए। हर मजदूर को मालिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। कोई कम स्तर पे कामयाब होता है, कोई ज़्यादा स्तर पे कामयाब होता है। मालिक कहने का मतलब, मालिक बनने से मेरा कहने का मतलब है कि उसे कुछ ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जिससे वो अपना काम कर पाए। तो आज मजदूर है, कल मजदूर नहीं होगा। बस मैं यही चाहता हूँ। आपने मजदूरी करी, आपके बच्चे मजदूरी ना करें, वो कुछ अच्छा काम करें, कुछ भी करें, लेकिन कम से कम मजदूरी वाला, ये कोई अच्छा मजदूरी करना, मजदूरी और मजबूरी मुझे लगता है एक जैसी है। तो मजदूर से बेहतर ज़िंदगी जिएं और मालिक की ज़िंदगी जिएं, और अपने स्तर पर कुछ काम सीखें, करें। आप भी अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएं इसी उद्देश्य के साथ, क्योंकि जब तक मजदूर रहेंगे तब तक मजबूर रहेंगे। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि कुशल बनो, वैल्यू लाओ, कुछ सीखो, और जब तक मजदूर है, मजदूरों का हक सुनिश्चित हो। यही मैं चाहता हूँ। अगर मजदूर है, कोई आदमी अभी नहीं निकल पा रहा है मजदूरी वाले फैक्टर से, तो उसका हक सुरक्षित हो जाए। लेकिन सरकारों की जिम्मेवारी है कि उसका हक सुरक्षित करें। इसके साथ उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो हमेशा के लिए मजदूर ना बना रहे। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।